नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए 129वां संविधान संशोधन होने वाला है। एक देश एक चुनाव बिल को पास करवाने के लिए लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जबकि कांग्रेस इस बिल के विरोध में खड़ी है। एक देश एक चुनाव के प्रावधान वाले एक संवैधानिक संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान होगा। सरकार ने बिल को पास करवाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस बिल के विरोध में है। कांग्रेस का कहना यह है कि यह संविधान को बदलने का बिगुल है। इसके बाद नए संविधान की आवाज भी बुलंद की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा है कि देश में 1960 के दौर तक वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला ही चल रहा था। तो एक देश एक चुनाव की तैयारी है। अब से कुछ देर बाद बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में और इसको लेकर अब तमाम तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी इसका जबरदस्त विरोध कर रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ये कहा है, तर्क देते हुए, कि 1966 तक तो हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, तो अब कांग्रेस को क्या दिक्कत है? हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये एक तंत्र का तोप है, एक तंत्र का तोप का एक हथियार है वन नेशन वन इलेक्शन। और मैं कह दूं, ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक एक बिगुल है संविधान बदलने का। वन नेशन वन इलेक्शन देश के आर्थिक हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए पूरे देश की जनता को। क्या जो ईवीएम की गड़बड़ियों के कारण आप इलेक्शन कहीं ना कहीं जीत रहे हो, तो ये कारण तो नहीं है। पर मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को सबसे पहले ईवीएम बंद करना चाहिए, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना चाहिए। बहुत अच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इससे समय का भी बचत होता है, खर्चे का भी बचत होता है। बहुत अच्छा है और ये हो जाए तो बहुत कल्याण होगा देश का। कर रहे हैं कि हम इसका पूरा विरोध करेंगे। से नो टू वन नेशन वन इलेक्शन हैशटैग दिए। अब विरोध करने वाले, अब इसमें विरोध की कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो विरोध करेंगे उनको शायद विकास नहीं चाहिए, या देश का जो समय भी बर्बाद होता है, पैसे भी बर्बाद होते हैं, वो सब शायद उनसे देखा नहीं जाता। नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो कांग्रेस बताए ना, हिम्मत है तो बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इलीगल, बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन
देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है। इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना चाहिए। तो एक देश एक चुनाव की तैयारी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से फरहाना मुनीर जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका दुबे जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आप एक बार हमारे दर्शकों को, हमारे साथी पैनलिस्ट को यह बताइएगा कि क्या प्रारूप रहने वाला है एक देश एक चुनाव का। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को मेरा गुड मॉर्निंग। आप सबके बीच में अगर हम बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन पूरे राष्ट्र की आज की डेट में अगर बात करें तो आवश्यकता होती है। पहले हम इनके सभी पहलू पे एक स्वच्छ राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं अगर रहे तो। क्योंकि अगर जैसे आपकी बाइट में भी कहा गया कि 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में लागू था, जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। और अगर हम बात करें उस समय तक सिर्फ 11 करोड़ रुपए में इलेक्शन उस समय हो जाया करता था, तब भी हमारे लिए वो भारी मात्रा में खर्च के तौर पे अगर हम देखें तो आता था। आज अगर हम 2019 का जो लेखा जोखा हमारे पास आज उपस्थित है उसमें अगर हम बात करते हैं तो जो मशीनरीज और नॉर्मल इलेक्शन का ही अगर हम बात करते हैं, जो रिपोर्ट आया इलेक्शन कमीशन का, उसमें 60,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा सिर्फ इलेक्शन में लोकसभा में खर्च हुआ है, ओनली लोकसभा इलेक्शन में। तो ये जो बहुत ह्यूज अमाउंट का अगर हम बात करते हैं, अमाउंट को भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अव्यावहारिक भी हो जाता है बार बार इलेक्शन मोड में रहना। अगर हम अभी तत्काल की ही अगर उदाहरण लेते हैं, हम 2023 में चुनाव को फेस कर रहे थे। उसके पहले आचार संहिता लगी हुई थी, तकरीबन 1 महीना करीबन आचार संहिता में गया। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव आने के बाद रिजल्ट आना, उसके बाद सरकार का निर्धारण होना। उस समय तक आप लोग देखते हैं कि सारे विकासात्मक जो नीतियां हैं या जो भी निर्धारण किए जाने, हो गया वो कि आपकी मंशा क्या है इस बिल को लाने के पीछे। लेकिन मैं ये समझना चाह रही थी कि अगर इसका कोई प्रारूप आपको जानकारी हो कि क्या इसका प्रारूप रहने वाला है। विधानसभा लोकसभा चुनाव तो एक साथ कराए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, निगम के चुनाव होते हैं, इसके बारे में भी क्या कोई प्रावधान इस बिल में रहने वाला है? में अगर हम बात करें, इसमें 3 चीजों को आया अगर हम बात करें तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी सबमिट की गई है जो अलग अलग स्तर पे करवाई गई है। थिंक टैंक आयोग, नीति आयोग की भी रिपोर्ट ने भी इसकी सिफारिश करी है। और इसके लिए जो अलग अलग से अमेंडमेंट्स आए हैं, जिसमें जो सुझाव अगर एकत्रित किए गए, जिसमें 18,626 पेज की रिपोर्ट सबमिट की गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उनको 100 दिन के अंदर करवा करके उनका भी निर्धारण किया जाए, जिससे सारी संरचना को सुचारू रूप से करवाया जा सके। जिसमें अगर एक अव्यवहारिक बात थी, जिसमें अगर हंग असेंबली की हम बात करते हैं या किसी और तरीके से अगर बीच में कोई मध्यावधि चुनाव होते हैं तो उनको नए सिरे से करवा करके उनको भी कंडक्ट करवा करके उनको साथ में अरेंज किया जाए। ये व्यवहारिक समस्याओं के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। कोविंद कमेटी रिपोर्ट ने जो सबमिट किया है अभी द्रौपदी मुर्मू जी को 2023 में जो सबमिट की गई थी, उन पे व्यवहारिक समस्या पर भी फोकस करते हुए उनको भी रेक्टिफाई किया गया है। ठीक है फरहाना जी, अब आप बताइएगा कि क्या आपत्ति है कांग्रेस को, क्योंकि आजादी से पहले 1967 तक तो कम से कम वन नेशन वन इलेक्शन ही चलता रहा हमारे देश में। अब क्या प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि पहले एक ही वन नेशन वन इलेक्शन होता था, कुछ सन भी बता रहे हैं, कोई बोल रहा है 1961, कोई बोल रहा है 1969। तो ये जो बात करते हैं देश को आगे ले जाने की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं देश को पीछे ले जाने की। ये वापस से देश को वहीं ले जाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि जहाँ से हमने आज़ादी के बाद शुरुआत की थी, जहाँ से हम उठे थे, जहाँ से हमने विकास की ओर बढ़े थे, तो ये वापस से देश को वहीं धकेलने का काम कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है? ये वन नेशन वन इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन
एक स्टेट के इलेक्शन एक चरण में नहीं करा पाते हैं, उन्हें 3-4 चरणों में कराना पड़ता है। वो पूरे देश में इतना बड़ा अमला है क्या इनके पास? ये पूरे देश में कैसे इलेक्शन कराएंगे? और सबसे बड़ी बात, ये जो बात है, ये पार्लियामेंट में जब ये कैबिनेट में ये बात रखी जाएगी, ये तब तय होगा। इसमें कई सारी कुरीतियां नजर आएंगी, कई सारी कमियां नजर आएंगी, इस पर बहस होगी, तब इस पर जाकर कोई निर्णय लिया जाएगा। और मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि हाल ही में अभी 3 स्टेट में भी चुनाव हुए हैं, अगर इनको तीनों स्टेट में एक साथ करा देते, अगर ये करा सकते हैं, मादा है, तो क्यों नहीं तीनों स्टेट में एक साथ कराएं? पिछले साल भी 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठा रही हैं कि इतना अमला कहां से आएगा और कैसे सारी तैयारी एक साथ हो पाएगी कि एक ही समय में एक ही बार में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव हो पाए। इस पर हम करेंगे चर्चा। प्रियंका जी, इसका जवाब आप तैयार रखिएगा। रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस पर आप टिप्पणी कीजिएगा। रमेश शर्मा जी। देखिए, कुल मिलाकर के ये असंवैधानिक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी आया भी है कि इससे पहले 1966 तक एक विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होते ही रहे थे। संविधान के प्रावधानों के अंतर है। आगे चल करके चूंकि संविध सरकारें बनी और अलग अलग कारणों से विधानसभाओं को भंग किया गया, उस कारण से चूंकि 77 को अगर आप देखेंगे तो लोकसभा का चुनाव एक साल बढ़ा दिया था और विधानसभा के चुनाव समय पर हुए, फिर 80 में विधानसभाएं भंग हुई, तो ये इस कारण से ये अलग अलग होते चले गए। अगर एक देश में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और सारे चुनाव एक साथ होंगे तो मैं समझता हूं उसमें अलग से स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वोटिंग मशीनों की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा हम एक आचार संहिता से निकल करके दूसरी आचार संहिता में जाते हैं और एक चुनाव में वोट को आकर्षित करने के लिए जो लोक लुभावन और रेवड़ी बांटने की घोषणाएं होती हैं, मैं समझता हूं इन पर रोक लगेगी। और लगातार एक बार चुनाव हो जाए उसके बाद पूरी की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं देश के और समाज के विकास में लगेगी। अभी आप देखें कि एक चुनाव निपट करके दूसरे चुनाव में आते तो पूरे देश में इवन टीवी चैनलों की डिबेट में भी केवल चुनाव का और राजनीति का ही वातावरण बना रहता है। पहले लोकसभा चुनाव हो गए, फिर विधानसभा चुनाव हो गए, फिर 2 विधानसभाओं के चुनाव आ गए। तो ये जो इस तरह सिलसिला जो चलता है उससे सारे विकास काम रुकते हैं। उस सारे राजनेता पूरी मशीनरी चुनाव में ही लगी रहती है। तो मैं समझता हूं अगर एक साथ सारे चुनाव हो जाए तो पूरी मिशनरी भी, मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, सबको अपने विकास कामों की तरफ लगना पड़ेगा और ठोस योजनाएं बनाना पड़ेंगी। ये जो लोक लुभावन रेवड़ियां बांट करके वोट लेने की जो स्पर्धा चल गई है दोनों दलों के बीच में, वो कम होगी और कहीं ना कहीं देश और समाज का विकास होगा उससे। जी ठीक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तनुज जी, आप संविधान के मुताबिक समझाइएगा कि क्या क्या बदलाव इस संविधान में किए जाएंगे अगर ये बिल कानून बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल ये तो तैयारी संविधान बदलने की ही है, ये तो शुरुआत है। देखिए मनु, ऐसा नहीं है। पहले भी अगर हमने देखा है तो भारत में चुनाव होते आए हैं। एक देश एक चुनाव नई नीतियां नहीं है। पूर्व में भी भारत में यही नीतियां रही हैं और कई सालों तक इस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो देखिए, क्योंकि एक देश एक चुनाव एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है और बहुत ही सारे अभी तो चैलेंजेस हैं जिसको सामना करना है। ये बिल अभी लोकसभा में पेश होगा। इसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो 82A, आर्टिकल 82A में प्रावधान में संशोधन करना होगा, जो कि सारे राज्यों के चुनाव एक साथ कराने के राइट्स के ऊपर है। उसमें बदलाव होने की जरूरत रहेगी। वहीं आर्टिकल 327 के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव होने की जरूरत रहेगी। वहीं आर्टिकल 172 जो कि राज्य और संसद के लिए अलग से बनाया हुआ है, उसमें संशोधन की आवश्यकता रहेगी। और ऐसे में आर्टिकल 332A के अंदर भी जो है बदलाव की सख्त आवश्यकता रहेगी, जो कि संसद को, केंद्र सरकार को ताकत देता है आपकी जो है इस तरीके की विधान बनाने के लिए। तो ऐसे में ये चारों आर्टिकल्स महत्वपूर्ण रूप से इनमें संशोधन होगा। साथ ही बिल अभी आएगा संसद में, उसके बाद में भी जो अभी पक्ष तो आज जैसे व्हीप आई है, सभी हमने जैसे जानकारी में मिला, सभी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कहा भी गया है व्हीप के अंदर। वहीं कहीं ना कहीं मनु हमें ये देखना होगा कि देश के अंदर 2029 तक अगर ये रूपरेखाएं बनती भी है तो मुझे कहीं ना कहीं ये 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन ना दिखाई देते हुए 2034 तक दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया और जो इसके चीजें होना है उसमें कहीं ना कहीं समय लगेगा।
जी नहीं, तो एक महत्वपूर्ण बात जो आपने तनुज जी आपने कही है, आपने कहा कि 2034 तक इसकी संभावना दिखाई देती है। प्रियंका जी, फिर आप इस पर जवाब दीजिएगा, आपका इस पर क्या काउंटर है? 2029 तक पॉसिबल है? अगर नहीं तो फिर क्या आपको, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक देश एक चुनाव का बिल सदन में पेश कर दिया गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पेश कर दिया है। विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपके सामने, एक देश एक चुनाव का बिल सदन में पेश कर दिया गया है। सुन लेते हैं एक बार, क्योंकि विपक्ष हंगामा कर रहा है। आगे दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा करें। बाकी मैंने पेश भी अलग अलग किया है, माननीय मंत्री जी ने पेश अलग किया, मैंने भी अलग अलग बोला, लेकिन चर्चा करते समय जॉइंट करने के लिए कहा है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme, where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesavanand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा। तो विपक्ष के सांसद अभी बोल रहे हैं और विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। मनीष तिवारी ने विरोध किया है और अब समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव बोल रहे हैं लोकसभा के अंदर। वापस चर्चा पर लौटते हैं। प्रियंका जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या 2029 तक ये पॉसिबल है? जो तनुज जी कह रहे हैं कि वो दिखता नहीं है पॉसिबल। दूसरी बड़ी बात, अगर 2029 से प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको ये कैसे भरोसा है कि 2029 में आप ही की सरकार बनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो राष्ट्र प्रथम की ओर चलता है। तो सरकार हमेशा अपने विकास कार्यों के ऊपर
लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति को लेकर के या अपने किए हुए वादों को पूर्ण करके जो जनता है उसके हिसाब से निर्धारित करती है। इसका अगर बेसिक अगर हम बात करें तो 2029 तक इसको लागू करने के लिए कोविन रिपोर्ट ने जो है उसमें कोविन कमेटी की रिपोर्ट ने इसमें अनुशंसा की है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तरुण जी भाई साहब की बात की चर्चा बिल्कुल उनके सार्थक है कि उस समय तक लागू करना, उसमें साफ ही चीज है कि जो भी गवर्नमेंट है वो 2029 तक एक्सटेंड की जाए विधानसभा और लोकसभा को फिर एक साथ कंडक्ट किया जाए। जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बहुत बड़ा विषय उठाया था कि मशीनरी और संसाधनों की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है, मैं मानती हूँ, परंतु आप ये खुद देखिए कि जब हमने विधानसभा चुनाव किए तो लगभग 5 चरणों में वो पूर्ण हुए और उसके बाद कुछ महीना बीतते हैं और उसके बाद हम फिर वही इलेक्शन मोड में चले जाते हैं लोकसभा के लिए। वो भी कोई एक, अगर हम बात करें तो एक मोड में या एक चरण में वो भी पूरे नहीं हो पाते हैं, उसके लिए भी हमें अलग अलग चरणों में जाना पड़ता है। तो हम 2 बार मतलब लगभग 1 साल के अंदर 2 बार इलेक्शन मोड में जाते हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी राजनीतिक व्यवस्था फिर से इलेक्शन मोड में लग जाती है। तो हमारा समय, हमारे संसाधन, हमारे पैसे से लेकर सारी चीजों का हम दोहरी बार उतना ही खर्चा हमारे देश के ऊपर डालते हैं। तो हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता का जो सवाल है उसमें ही उनका जवाब निहित है कि आप देखिए उसे अगर रेक्टिफाई करने के लिए अगर हम एक बार इलेक्शन मोड में आएंगे तो हमारी कहीं पे भी देखिए अगर हमने काम किया होगा तो हम वापस रिपीट सरकार में आ जाएंगे, अन्यथा जनता हमें नकार देगी। परंतु इसके लिए 2 जगह 2 लोगों की परेशानी है, जिस कारण हो सकता है कि विपक्ष में इसमें हंगामा किया जा रहा है, क्योंकि इनका क्षेत्रीय अगर हम बात करें विधानसभा में इनका गठबंधन अलग होता है, लोकसभा में इनका गठबंधन अलग हो जाता है। विधानसभा में ये अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं और फिर लोकसभा में ही गठबंधन में आ जाते हैं। तो इनकी चिंता इनकी जगह वाजिब है कि ये अपने गठबंधन को कहां किस तरीके से रणनीति बनाएंगे, इनको परेशानी हो प्रियंका जाएगी। जी, ये लॉजिकल पॉइंट। फरहाना जी, इस पर आप रिएक्ट कीजिएगा कि क्या ये चिंता का विषय है कि इंडिया गठबंधन क्योंकि लोकसभा में साथ रहता है फिर विधानसभा में अलग हो जाते हैं आप लोग? देखिए, ये तो मुद्दे को घुमाने वाली बात है, सीधी सी बात है। जिस तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये जो शिगुफा लेकर आए हैं, ये भी मुद्दे को घुमाने वाली बात है। मेरी बात सुन लीजिए। बात बिल्कुल, हमारा इंडिया गठबंधन है वो नेशनल लेवल पर है। विधानसभा में ये हमारे अपनी रणनीति है, हमारे आपस की सहमति से होता है कि हम विधानसभा में कितनी सीटें किसको दें किसको नहीं दें, ये एक अलग चीज है। या कहाँ पर कोई एक पार्टी का अगर वर्चस्व ज्यादा है तो वही इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, ये हमारे गठबंधन का इंटरनल मैटर है। ये देश का विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो ये तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर प्रियंका जी भी मुद्दे को घुमा रही है। प्रियंका जी के पास तर्क नहीं है कि कैसे ये लागू करेंगे, कैसे ये 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे। इनके पास इस बात का तो कोई जवाब नहीं है, तो उन्होंने एक पूरी गाथा यहाँ पर गा दी। हालांकि मुझे सुनाई नहीं दिया क्योंकि डिस्टर्बेंस उनकी वॉइस में बहुत ज्यादा था, बट कुछ कुछ जो समझ में आया कि यूं इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन होते हैं, फिर इलेक्शन आ जाते हैं। इसके अलावा वो कुछ सही तर्क दे नहीं पाए। बात असल में यह है कि जब भी देश किसी घुमाव में होता है, जब देश की बदनामी होती है, सरकार की बदनामी होती है, कुछ नया तो नहीं करने जा रही है ना, कुछ नया करने जा रही है क्या सरकार? ये तो होता था पहले, उसको वापस लाया जा रहा है। मैं इसका जवाब दे देती हूँ। होता था पहले, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, होता था। उस वक्त हमारा देश किस स्थिति में था? उस वक्त हमारे देश की विधानसभा लोकसभा का इतना विस्तार था क्या? उस वक्त हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा थी क्या? उस वक्त ये चुनाव प्रणाली और आज की चुनाव प्रणाली सेम है क्या? उसी तरह से आज भी चुनाव होते हैं। उस वक्त पे ही जाना है, उस वक्त पर ही अगर जाना है तो क्यों नहीं बैलेट से करा देते हैं? क्यों अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जब एक गाँव में लोगों ने अपनी जो शक था उसको दूर करने के लिए उन्होंने खुद अपने लेवल पर बैलेट से चुनाव कराने की तैयारी की, तो क्यों धारा 144 लगा दी गई? क्यों रात से ही कर्फ्यू लगा दिया गया? तो साफ दर्शाता है कि सरकार के जो मंशा है वो सही नहीं है। जो मूल मुद्दे हैं देश की जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए। पार्लियामेंट में 30 सेकंड में, वक्त की कमी है मेरे पास। पार्लियामेंट को ठीक है फरहाना जी, 30 सेकंड में जल्दी से। प्रियंका जी वो कह रहे हैं कि पीछे ही जाना है तो फिर बैलेट पर आ जाइए, ईवीएम को छोड़ दीजिए। ईवीएम को लाने वाले भी यही हैं और उसके ऊपर अलग अलग स्थानों पे सवाल उठाने वाले भी यही हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला अब ईवीएम को सपोर्ट करते नजर आते हैं, जो इनके घटक दल हैं। ठीक है, माफी के साथ प्रियंका जी मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ। मेरे पास इतना ही समय था। तनुज जी और रमेश जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाई। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब
संसद में, लोकसभा में बिल को पेश किया गया। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर रहा है और विपक्ष की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूं। तो एक देश एक चुनाव बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है और अब इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर रहेगी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर।